Hello everyone, welcome to my channel Mission Science and today we're going to discuss numericals based upon Coulomb's law. So देखो in my last video I discussed two topics. One is Coulomb's law and another one is the Coulomb's law in vector form. So by using those topics today we're going to discuss some numericals based upon the Coulomb's law. So let's start with the first numerical. The first numerical is two fixed point charges plus 4e and plus e units are separated by a distance a. तो देखो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करने का मेन मेथड क्या होता है, आप क्या करो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करो. तो फर्स्ट लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना उसको आप डायग्रामेटिकली अपनी आंसर शीट पे लिख लो. कभी भी कंप्लीट क्वेश्चन रीड मत करो, उससे क्या होगा कंफ्यूजन क्रिएट होती है. अब देखो हमने फर्स्ट लाइन रीड की है तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि दो फिक्स चार्जेस हैं आपके पास. फर्स्ट चार्ज आपको प्लस 4e गिवन है और सेकंड चार्ज आपको लिखा है प्लस e और इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो हमें a दिया है. नाउ नेक्स्ट इज वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन अ इक्विलिब्रियम. देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास फोर्सेस का सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा. सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग पता होना चाहिए. जहां पे सिस्टम बैलेंस होता है तो वहां पर क्या होता है, जो टोटल फोर्स लग रही होती है सिस्टम पे वो किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है. अब क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि दो चार्जेस तो आपको ये गिवन है कि एक कोई थर्ड चार्ज लेट इट बी क्यू, इस थर्ड चार्ज को हम कहां पर प्लेस्ड करें सो दैट जो आपके पास फोर्सेस हैं वो सब कहां पर हो, इक्विलिब्रियम में हो. तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इसके लिए, क्या आपके पास हिंट क्या होती है कि जो थर्ड चार्ज है ना दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. जो छोटा चार्ज है ना उसके हमेशा पास रखा जाता है. तो मैं कह देती हूँ कि मैंने क्यू चार्ज यहां पर रखा है, ठीक है. और मैं डिस्टेंस कह देती हूँ कि 4e से q तक का डिस्टेंस x है. तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, a माइनस x हो जाएगा. अब हमने क्या करना है, फोर्स निकालनी है क्यू चार्ज पे. अब आप देखो ये आपके पास प्लस 4e चार्ज है, ये क्यू चार्ज है. लेट अस सपोज क्यू चार्ज इज पॉजिटिव. तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपेल करेंगे. तो इस पर ये जो चार्ज है वो फोर्स लगाएगा जो इस डायरेक्शन में होगा, लेट इट बी F1. सिमिलरली क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस e चार्ज है, ये भी जब इस पे फोर्स लगाएगा इसको रिपेल करेगा एंड लेट दिस फोर्स बी डिनोटेड बाय F2. अब आपको दिख रहा है हमें क्या करना है, सम ऑफ फोर्सेस. अब आप खुद देखो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. तो मैं लिख सकती हूँ ना कि नेट फोर्स क्या होगी, F1 माइनस F2 इज 0. ये नेट फोर्स होगी. कर क्या रहे हैं, मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेके चल रही हूँ और उससे मैं जो थर्ड पॉइंट चार्ज है उसका डिस्टेंस निकालूंगी. ठीक है, जैसे आप मैथ्स में करते होंगे कि जो आंसर गिवन है उसको हम लेके चलेंगे, उससे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 इज 0, F1 इज इक्वल्स टू F2. अब आपके पास फॉर्मूला है कुलम्ब्स फोर्स का, तो आप इजीली F1 F2 यहां से निकाल सकते हैं. देखो सबसे पहले हम F1 निकालते हैं. F1 क्या निकल जाएगा कि F1 फोर्स किसके बीच में थी हमारे पास, 4e एंड q के बीच में. तो हम लिख देते हैं 4e इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर आता है. अब आप देखो फिगर में 4e एंड q के बीच का डिस्टेंस है x, तो हमारे पास x स्क्वेयर आ जाएगा. ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलर बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट F2. F2 फोर्स क्या थी, द फोर्स बिटवीन चार्जेस q एंड प्लस e. सो इट विल बी q एंड प्लस e and distance between these two charges is a minus x. तो ये आ गया a minus x whole square. So we have to equate these forces. So let's equate it. K 4e into q upon x square is equals to k q into e upon a minus x whole square. Now similar terms को हम कट कर सकते हैं. अब इसको देखो सॉल्व करने का इजीएस्ट वे मैं बताऊंगी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करने लग जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस.
बट ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को सिंपल बनाना है, सिंपली हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या इक्वेशन आपकी बन रही है, 4/x² इज इक्वल्स टू 1/a-x होल स्क्वायर। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऐसे लिख सकते हो, 2/x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a-x होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2a - 2x इज इक्वल्स टू x, 2a इज इक्वल्स टू 3x। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कौन जो चार्ज थर्ड है वो किस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अगर यहां से मैं आपके पास x की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो क्या आ जाएगी, 2a/3। x था क्या, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज q एंड 4e। तो आंसर क्या आ गया कि जो चार्ज हमारा थर्ड है दैट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम चार्ज प्लस e। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि जब भी थर्ड चार्ज की प्लेसमेंट आपसे पूछी जाएगी तो आपने क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू प्लेस द थर्ड चार्ज नियरर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज, कि जो सबसे छोटा चार्ज होगा उसके पास आप क्या करोगे, थर्ड चार्ज को प्लेस कर दोगे। So I hope this question is clear to you. So let's start with the second question. The second question is three equal charges 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb each are held fixed at the three corners of the equilateral triangle of a side 5 centimeter. देखो क्या गिवन है, पहले हम ड्रॉ करते हैं। They are saying there is an equilateral triangle and whose side is 5 centimeter. And at these points A, B and C, they placed 3 equal charges. And 3 equal charges means Q1 equals to Q2 equals to Q3, which is 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb. Find the coulomb force experienced by one of the charge due to other two charges. That means वो क्या चाहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे आप फोर्स निकालोगे ड्यू टू अदर टू चार्जेस। ये क्वेश्चन है। तो मैं कह देती हूँ, लेट अस सपोज आई फाउंड आउट द फोर्स एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हम फोर्स निकालते हैं ड्यू टू द चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी। अब देखो सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट ऑन इट। तो अगर मैं बात करती हूँ कि आपके पास ए क्या करेगा, ए पर जो चार्ज है दैट विल अप्लाई अ फोर्स ऑन चार्ज बी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे बन जाएगी और इसको क्या लिखेंगे, FBA। FBA का मतलब क्या हो गया, द फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू चार्ज A। सिमिलरली C भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा FBC। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। आप हमेशा ध्यान रखना, आपने मैथ्स में भी किया होगा, अगर आपके पास ऐसे दो चार्जेस, दो डायरेक्शंस गिवन होती है, लेट इट बी एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ये जो दो डायरेक्शंस होती है ना, इनका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो वो हमेशा इनका मिड आता है, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, और इस रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, वो हमें क्या कहता है, रिजल्टेंट ये बोलता है दिस इज अंडर द रूट x² प्लस y² प्लस 2xy cos थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट होता है इसका। ठीक है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू प्लस 2xy cos थीटा। थीटा एंगल बना होता है हमारे पास। तो इसी आइडेंटिटी को हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो यहाँ भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और इसका ये हमारे पास रिजल्टेंट R हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अंडर द रूट ऑफ FBA² प्लस FBC² प्लस ट्वाइस ऑफ FBC इंटू cos 60 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया कि फोर्स किसके अलोंग निकालनी है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि कूलम फोर्स निकालनी थी किसी एक चार्ज पे ड्यू टू अदर टू चार्जेस। अगर वो ये भी मेंशन कर देते कि आपके पास समझ लो वो कह देते कि बी के अलोंग फोर्स निकालनी है, उस केस में देखो ये दोनों एंगल्स, ये कंप्लीट एंगल 60 है तो हाफ हाफ करेंगे तो वो 30-30 हो जाएगा। उस केस में आपको एंगल 30 लेना पड़ेगा अगर वो डायरेक्शन भी बता देते हैं। इन दैट केस इसमें डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक कंप्लीट एंगल 60 डिग्री। तो अब करना क्या है, सिर्फ इन फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन हो जाएगा आपका। तो देखो अब फोर्सेस भी तो इक्वल ही होंगी क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है, चार्जेस इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं एफ बी ए इज इक्वल्स टू एफ बी सी हो जाएगा, दैट इज के इंटू चार्जेस भी इक्वल हैं तो चार्जेस का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन। अब ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस इज गिवन इन CGS यूनिट सेंटीमीटर्स, बट वी आर डीलिंग विद द SI सिस्टम, सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। वो कैसे हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। आपके पास इजीली यहाँ से फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9, स्क्वायर है तो 2 2 4 इंटू पार का स्क्वायर -12 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। अब आप देखो ये डिवीजन तो आप इजीली कर सकते हो, 9 इंटू 4/25। अब आती है कि इन पार्ट्स को कैसे सॉल्व करें, बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको छोटी क्लासेस में बताया था कि जब भी हमारी शिफ्टिंग होती है आइदर फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, उसमें क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। देखो कैसे, सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं, हमारे पास ये साइंस है। अब क्या है, ये जो 10⁻⁻4 है इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स क्या होती है, ऐड होती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 9 -12 +4। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो 9 + 4 क्या होता है, 13 -12। तो ये क्या आ गया, यहां से सॉल्व करके 10⁻1 मतलब 10 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगी। दोनों फोर्सेस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। cos 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि क्या वैल्यू होती है आपके पास। अगर हमें पता हो आपको कि cos 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90 एंड cos 180। ये जनरल वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि क्या होती हैं। अब या तो आप cos की वैल्यूज याद कर लो या साइन की कर लो, बिकॉज साइन का ऑपोजिट क्या होता है, cos होता है। तो cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री मीन्स √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 and cos 180 is -1. So in our question we have to put the value of cos 60, that means 1/2. तो इजीली सब्स्टिट्यूशन करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ऑन चार्ज 1 ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसके साथ हमने अब 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और वो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि हमें गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस Q2 एंड Q1 आर लोकेटेड एट 351 एंड 132 मीटर। अब हमें क्या दे दिए, कार्टेशियन सिस्टम दे दिया। इससे बच्चे बहुत डरते हैं कि हो ये तो कार्टेशियन आ गया, ये बहुत टिपिकल सा होगा। अब बहुत इजी है, कुछ टिपिकल नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आपको क्या गिवन है, 2 चार्जेस गिवन है। देखो वैसे कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, बट यहाँ पे मैं उसको 1D में ही शो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, Q1 ये है, Q2 यहाँ पर है। अब ध्यान रखना है
क्वेश्चन में पहले Q2 गिवन है तो डिस्टेंस भी पहले Q2 का ही लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर आप Q1 लिख रहे हो, डिस्टेंस आप Q2 का लिख दो। तो ये जो पहले पॉइंट्स लिखे हैं वो किसके लिखे हैं? Q2 के। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 351 और Q2 चार्ज लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁻6 एंड Q1 के पॉइंट्स है 132 एंड चार्ज इज 5 इंटू 10⁻⁻6। फाइंड आउट F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। अब आप देखो, हम क्या, आपको मैंने वेक्टर फॉर्मूला करवाया था, वेक्टर फॉर्म क्या होती है उसमें आपने पढ़ा था कि F12 वेक्टर का फॉर्मूला था KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर R21 कैप। सिमिलरली आपने F21 को क्या लिखा था? नेगेटिव ऑफ F12। तो अब इसी का हमने यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो Q1 Q2 तो बहुत इजीली हो जाएगा। मेन क्या है, अब इसको कैसे निकाला जाए, अब ये देखते हैं। देखो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। निकाल लिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमने वेक्टर फॉर्म में यूज किया था। अब देखो R1 वेक्टर पहले देखते हैं क्या है। R1 वेक्टर का क्या मतलब है, ये 3 पॉइंट्स है ना। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम में 3D स्पेस में, तो उसमें क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई के लिए हम जे कैप यूज करते हैं एंड जेड के लिए हम के कैप यूज करते हैं। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ये जो कैप्स हैं ये डायरेक्शंस बताती है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या बन जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देखो R1 वेक्टर लिख लेते हैं आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये है, अब इजिली माइनस, अब क्या करना है, आई कैप में से आई कैप को माइनस करेंगे, जे कैप में से जे कैप को और के कैप में से के कैप को माइनस करेंगे। देखो आई माइनस 3 आई कैप क्या होगा, माइनस 2 आई कैप, 3 जे माइनस 5 जे माइनस 2 जे कैप, 2 के माइनस के प्लस के कैप। ये आ गया R21 वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर, माइनस 2 आई कैप स्क्वायर प्लस माइनस 2 जे कैप स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी इसको प्लस करेंगे तो क्या है, जो ये कैप्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट मीन्स अंडर द रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया 3 है। तो डिनोमिनेटर में क्या था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9। तो इसके प्लेस पे हम 3 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम, R21 कैप कैसे निकालें। R21 कैप आपको मैंने बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला आपके पास होता है, वो क्या है, R21 कैप का मतलब क्या हो गया, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, यही होता है ना। तो R21 वेक्टर आप निकाल चुके हो, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड भी आप निकाल चुके हो दैट इज 3। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इजीली, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब F आपके पास 1 2 आ गया तो F21 भी इजीली निकाल सकते हो, उसमें नेगेटिव साइन लगा दोगे सिंपली। फिर उसने पूछा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इसमें से इस कैप को रिमूव कर दो। मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो आपका यहाँ पे ये आंसर आएगा ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या था, 2 चार्जेस गिवन थे, दोनों के पॉइंट्स गिवन थे। तो पॉइंट्स की हेल्प से हमने डिस्टेंसेस निकाले। उन्होंने वेक्टर फॉर्म की बात की थी तो मैंने वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिखा अपना। डिस्टेंसेस में ध्यान रखना है कि अगर आप R21 की बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, R1 माइनस R2, माइनस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर द रूट सभी के स्क्वायर्स, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। तो आपने एग्जाम में क्या करना है,
उन्होंने दोनों फोर्सेस पूछी हैं, बट आप क्या करोगे, एक तो पहले F12 वेक्टर निकाल दोगे, फिर आप रिजल्ट लिखोगे दैट एज वी नो दैट R12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ठीक है, कि हमें पता है कि जो कुलम फोर्स है वो किसको फॉलो करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, तो वहां से ये हमें पता है। ठीक है, तो अब आप ये निकाल लोगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें आप नेगेटिव साइन लगा दो और वहां से आपके पास F21 आ जाएगा। फिर अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है तब क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिमूव कर दो, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ का थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका फोर्थ टाइप क्या है। देखो क्या गिवन है, 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास दिस वन एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ दिस आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। देखो क्या गिवन है, दो हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स गिवन है, लेट इट बी Q1 एंड Q2। हमें उनका मास गिवन है, दोनों का मास मीन्स M1 इक्वल्स टू M2 गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। दोनों के चार्जेस भी गिवन है Q1 Q2 विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उनका डिस्टेंस क्या गिवन है, R गिवन है। फिर वो बोल रहे हैं इफ ईच वन एक्सपीरियंसेस अ रिपल्सिव फोर्स इक्वल्स टू इट्स वेट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, हमारे पास सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। अब उन्होंने बोला कि ये जो रिपल्सिव फोर्स होगी ना, ये किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, एंड देन दे वांट दिस डिस्टेंस आर, सेपरेशन डिस्टेंस वो कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेट का मतलब क्या होता है, m इंटू जी। ठीक है, तो यहां से मास गिवन है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻27। जी क्या होता है आपके पास, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और इसकी वैल्यू वेल नोन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नियरली आप इसमें 10 भी यूज कर सकते हो। If in a question value of g is mentioned to you, then you have to make use of that value only. But अगर question में mention नहीं है, then it's your choice. You can use 9.8 also and 10 also. 10 use करना easy होता है as it makes the calculation easier for us. तो मैं 10 लेके करती हूँ, तो solve कर लो, आंसर आ जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻27 न्यूटन। अब तो कुछ भी काम नहीं बचा, करना क्या है, फॉर्मूला लगा दो, F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। आपको R डिस्टेंस निकालना है, एक साइड ले जाओ R स्क्वेयर को, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन फोर्स। K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों चार्जेस सेम है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम स्क्वेयर अपॉन फोर्स अभी आ गई 17 इंटू 10⁻⁻27। अब आपको मैंने पार्स सॉल्व करनी बता दी थी, ये ध्यान रखना पार्स में अगर ये नेगेटिव साइन होता है ना, ये अगर आपके पास ये जैसे -2 का स्क्वायर, तो ये +4 बन जाता है, बट जो पार में नेगेटिव होता है ना, ये कभी भी प्लस नहीं बनता है। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि अगर सिंपल -2 का स्क्वायर करोगे इट बिकम +4, बट पार में ऐसा नहीं होता, पार में क्या होता है -19 इंटू 2 होगा, 10⁻⁻38 होगा, तो ये मिस्टेक मत करना आप। तो अब ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्या आएगा R स्क्वेयर, आपको R निकालना है, जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर दो, रूट ले लो, वहां से आपके पास इजीली सेपरेशन डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, वेट का कॉन्सेप्ट यूज किया है, फोर्स नहीं गिवन थी, मास गिवन था। मास के बारे में हमें आगे क्या गिवन था कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है, mg होता है। उसके बाद तो सब कुछ सेम था, हमने सिर्फ क्या यूज करना था, डायरेक्ट अपना कूलम लॉ यूज करना था। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो सो नेक्स्ट अब हम इसके टाइप क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इक्वल चार्जेस would have to be placed on the earth and moon to neutralize their gravitational attraction and mass is given। देखो वो क्या कह रहे हैं, what equal charges means they want us to calculate Q1 equals to Q2 equals to Q, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और चार्जेस को कहाँ रखा है,
एक चार्ज को हमने, जैसे ये Q है, एक को हमने अर्थ पे रखा हुआ है और एक चार्ज को हमने मून पे रखा हुआ है, ठीक है, बीच में कुछ डिस्टेंस R होगा। अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, मासेस तो दे दिए चार्जेस के, चार्ज कैसे निकालें, फोर्स तो नहीं पता हमें, बट यहाँ पे क्या चीज है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात हो रही है। आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला दिया था, सेम कूलम्ब ने क्या दिया, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला दिया। वो क्या थे, देखो दोनों फॉर्मूलाज, ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी G m1m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, ठीक है। और कूलम्ब की फोर्स क्या थी हमारे पास, K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है तो दोनों फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस को हमने इक्वेट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है, Q1 Q2 की जगह आप एक चार्ज Q भी तो पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा KQ स्क्वेयर Gm1m2। यहां से इजीली आप Q स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, Gm1m2 अपॉन K, G की वैल्यू पुट कर दो 6.67 10⁻11, मास इज गिवन है 10⁻25 एंड 10⁻23, K की वैल्यू भी पता है 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करो, यहां से Q स्क्वेयर आ जाएगा, Q के लिए क्या करोगे, जो भी आंसर आएगा उसका अंडर द रूट ले लो और आपके पास कूलम्ब में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि जो न्यूटन ने दी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि जो दो मासेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किए, चार्जेस को कैलकुलेट किया, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now let's see the next form of the question, that is the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is this much. They are saying that at 2 points the charges are equal, let it be Q, let it this be Q, and force given है 3.7 into 10⁻⁹ Newton. When they are separated by a distance of 5 angstrom, देखो ए के ऊपर जो ये सर्कल लगा होता है इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वन ऑफ द यूनिट होती है, जैसे आपने अभी तक पढ़ी होगी नैनोमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसी एक यूनिट होती है, वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। एक्चुअली ये साइज ऑफ एटम होता है, तो उसका मतलब है 10⁻⁻10 मीटर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले तो देखते हैं n की वैल्यू किस फॉर्मूला से निकलेगी। तो हमने एक टॉपिक किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से हमें क्या पता चलता था, Q इज Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता था। तो अगर मुझे n निकालना है उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। देखो फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप चार्ज तो इजीली निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वेयर, फोर्स की वैल्यू गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू 9 into 10⁻⁹. Charges are same, means let us suppose Q1 equals to Q2 equals to Q, so it will become Q square upon distance the 5 angstrom. 5 angstrom means 5 into 10⁻⁻10 whole square. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, अंडर द रूट में Q की वैल्यू निकालोगे,
जो भी Q की वैल्यू आएगी उसको क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। और एक चीज का ध्यान रखना, आपको वहां मैंने बोला था क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 होती है। तो जो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी इस पावर के अराउंड आनी चाहिए, सो दैट पार्स गेट कैंसल्ड। अगर पार कैंसिल नहीं होगी तो आपका मतलब जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे आनी चाहिए। 0 तो चलो नहीं आएगी, ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर भी बता देती हूँ। n की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है, राइट। तो आप इसकी कैलकुलेशन करना और चेक करना कि आपको n की वैल्यू 2 इसमें मिलती है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है जी। तो इसमें आपका क्या नई चीज यूज हुई थी, एंगस्ट्रॉम यूनिट के बारे में आपको पता चला कि डिस्टेंस की एक ये यूनिट भी होती है। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे नैनोमीटर का पता होना चाहिए, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर्स। देन आपको माइक्रोमीटर पता होना चाहिए, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर्स। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं कन्वर्जन की, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स कंटेन चार्जेस Q1 एंड Q2। देखो, दो चार्जेस गिवन है, one is Q1 and other is Q2. A charge dq is removed from sphere carrying charge Q1। क्या कह रहे हैं कि जो Q1 चार्ज है ना, इसमें से dq चार्ज को रिमूव कर दिया, मतलब अब चार्ज कितना बच गया, Q1 माइनस dq। फिर वो कह रहे हैं कि यही जो dq चार्ज हमने पहले स्फीयर में से निकाला था, इसको मैंने दूसरे स्फीयर में ऐड ऑन कर दिया, मतलब अब इसका चार्ज क्या बन गया, Q2 प्लस dq बन गया। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। हमें क्या निकालना है, दोनों के चार्जेस निकालने हैं। और कैसे, सो दैट उनमें फोर्स क्या हो, मैक्सिमम फोर्स हो। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम कोई भी चीज अगर प्रूव करनी है, इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, मतलब कि कर्ल एफ अपॉन कर्ल डी क्यू विल बी 0। ये कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम फोर्स का। कोई भी आपको क्वांटिटी को अगर मैक्सिमम प्रूव करना है तो मैक्सिमम किसी के रिस्पेक्ट में तो करोगे आप, तो वो हमारे पास चार्ज जो भी चेंज हो रही है चीज, उसके रिस्पेक्ट में हमने प्रूव करना है। अब देखो, इसके लिए फोर्स चाहिए ना, तो पहले हम फोर्सेस ही निकाल लेते हैं कि फोर्स क्या होगी हमारे पास। अब आप देखो फोर्स क्या होगी यहाँ पे, F विल बी K, चार्जेस क्या बन गए अब, Q1 माइनस डी क्यू, Q2 प्लस डी क्यू। तो पुट कर देते हैं Q1 माइनस डी क्यू इंटू Q2 प्लस डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ब्रैकेट ओपन कर दो, K अपॉन आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 माइनस Q2 डी क्यू प्लस Q1 डी क्यू माइनस डी क्यू होल स्क्वेयर। ये आ गया। अब इसका क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू ले सकते हैं, K अपॉन आर स्क्वेयर। देखो, फर्स्ट टर्म में डी क्यू नहीं है तो इट विल बी 0, सेकेंड टर्म में डी क्यू है तो ये आएगा माइनस Q2, यहाँ पर भी प्लस Q1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी और डी क्यू 1 रह जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए, जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब ये क्या है, K बाय आर स्क्वेयर उधर जाके 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आई हैव Q1 माइनस Q2 माइनस 2dq इक्वल्स टू 0। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ Q1 माइनस Q2, ये आ गया dq। उन्होंने क्या पूछा है कि ट्रांसफर होने के बाद दोनों स्फीयर्स पे कितने चार्जेस बचेंगे। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट स्फीयर का चार्ज निकालूंगी, QA लिख लेती हूँ, तो वो क्या था आफ्टर ट्रांसफर, Q1 माइनस डी क्यू। तो Q1 डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, अभी हमने निकाली है। ठीक है, सिमिलरली Q एट B आफ्टर ट्रांसफर ये क्या था, Q2 प्लस डी क्यू। डी क्यू निकाल चुके हो, उसको आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मेन चीज सीखी है, मैक्सिमम फोर्स क्या होती है, राइट। तो इन सभी जो मैंने आज आपको 7 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कुलम्स लॉ की, कि कुलम्स लॉ के टॉपिक में से कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विद यू, देन यू कैन राइट दैट क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है, कोई भी है। अदरवाइज मेरी साइड से सारी फॉर्म्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं, कोई भी फॉर्म बची नहीं है, राइट। तभी मैंने सबके एक एक क्वेश्चंस उठाए थे ताकि आपको हर फॉर्म का पता चल जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपने खुद ही देखा है कुछ ना कुछ नई चीज यूज हो रही है। ओके, सो विद टुडेज लेक्चर विल कंप्लीट अबाउट द कुलम्स लॉ, कि कुलम्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स एंड इसकी डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं। So if you like my video, please subscribe my channel and also share with other friends. It will definitely help you in solving the numericals. Okay, thank you.